सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सुंदर जी। देखिए कहाँ थे हम। भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे थे। उसमें हम डेफिनेशन क्लोज देख रहे थे। पहले डेफिनेशन क्लोज चैप्टर सेकंड में था और अब सेक्शन 2 में। पहले किस में था? हाँ। और अब सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लोज दिया हुआ है, नहीं, उसमें जैसे डिक्शनरी होती है वैसे डेफिनेशन थी। हमने कल देखा पहले डेफिनेशन एक्ट, पहले डेफिनेशन एक्ट की थी, दूसरी डेफिनेशन एनिमल की थी, यानी ए पे, फिर बी पे कोई नहीं थी। ठीक। फिर उसके बाद सी में 3 डेफिनेशन थी। वह सी पे 3 डेफिनेशन थी। पहली चाइल्ड, दूसरी ठीक है, और तीसरी कोर्ट। सी पर 3 डेफिनेशन थी, यह हमने देखी। ठीक है। फिर उसके बाद में डी, डी पे कितनी डेफिनेशन थी? 3 डेफिनेशन डी पे। पहले डेफिनेशन कौन सी? दैट का मतलब दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट ऑफ ह्यूमन। फिर दूसरी है डिसहोनेस्टली, और कितने डेफिनेशंस हो गई थी हमारी? 8 डेफिनेशंस हो गई थी डी पर डॉक्यूमेंट्स, है ना। यहां तक हमारी हो गई। फिर डी के बाद में क्या आता है? ई। ई से, डी के बाद में ई, ई से कोई डेफिनेशन नहीं। फिर इसके बाद में आता है एफ। ई के बाद आता है एफ। एफ से डेफिनेशन कितनी है? एक, और वो है प्रूडेंटली। फ्रॉड, फ्रॉड से बना है क्या? प्रूडेंट। फ्रॉड क्या हो गया? फ्रॉड क्या हो गया? एक क्रिया हो गई, और इसका विशेषण क्या हो गया? फ्रूडेंटली, यानी कपट पूर्वक। फ्रूडेंट, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या दी? टैलीशु। इन्होंने डेफिनेशन क्या दी? फ्रूडेंटली। फ्रूडेंट, ये डेफिनेशन किसकी? फ्रूडेंटली। अब ये फ्रूडेंटली वर्ड किससे बना है?
फ्रॉड से बना है, कपट से बना है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी बात अगर आप फ्रॉड करने के आशय से कर रहे हैं, नहीं, उसको हम क्या कहते हैं। और फ्रॉड की डेफिनेशन आईपीसी में जो दी गई, वो दी गई डॉक्टर विमला वर्सेस पहली एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली प्रशासन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रॉड के लिए दो चीजों का जरूरी है, दो चीजों का होना जरूरी है। पहला डिसीव, धोखा, और दूसरा इंजरी। दूसरा इंजरी। दूसरा इंजरी। अपने वीडियो ऐप पे भी अवेलेबल है, एक बार उनको भी देख लिया करो। कल ही अपन ने कूट रचना और कूटकरण में अंतर बताया था, तो एक बार दोबारा उस क्लास को आप ऐप पे देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, कल की जो क्लास थी उसमें फोर्जरी और काउंटर फेट को मैंने डिफरेंस किया था, है ना। तो उस क्लास को आप दोबारा देख लो भाई। पहले तो ये था कि क्लास अवेलेबल नहीं होती थी, अब क्लास अवेलेबल है तो दोबारा देख लो, मना थोड़ी। हाँ, इसमें इन्होंने कहा कि फ्रॉड के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो डिसीव यानी धोखा, और दूसरा इंजरी, क्षति। ये इसके लिए जरूरी है। बाकी कपट पूर्वक क्या होता है, कपट क्या होता है, ये सेक्शन 17 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया। इन्होंने फ्रूडेंटली की डेफिनेशन दी है, कपट की डेफिनेशन दी, फ्रॉड की डेफिनेशन आईपीसी में नहीं दी। इन्होंने ये कहा कि कोई भी काम आप धोखे के लिए कर रहे हो, कपट के इंटेंशन से कर रहे हो, उसको हम प्रूडेंटली कहते हैं। तो इन्होंने कहा कपट क्या है। तो डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि धोखे में दो चीजें होती है। पहला डिसीव, सॉरी, फ्रॉड में दो चीजें होती है, कपट में पहला धोखा और दूसरा शत्रुता। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट में इसको डिफाइन किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन इसमें किसको, फ्रॉड को डिफाइन किया है कि फ्रॉड क्या होता है। तो इन्होंने पहले तो ये कहा कि फ्रॉड क्या है, कि आपको ये बात पता है कि ये गलत है, या आप उसके सही होने का विश्वास नहीं करते। आगे बात समझ। पहली चीज तो या तो आप ये मानते हो कि ये बात गलत है, और दूसरा, या आप बिलीव नहीं करते कि ये बात सत्य है या ट्रू है, और फिर भी आप किसी व्यक्ति को सजेस्ट करते हो, तो वो कपट है। आगे बात, मैं जैसे ये कहूं कि भाई ये मोबाइल अकबर के टाइम का है, बहुत ही हिस्टोरिकल है, तो मेरे को पता है कि अकबर के टाइम फोन बना ही नहीं था, तो वो यूज कहां से करें। नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बताता हूं कि जो या तो सही नहीं है, या मैं विश्वास नहीं करता, फिर भी मैं सही बताता हूं आपको, तो ये क्या है, चीट। आगे बात समझ।
जैसे मान लीजिए मेरे से आपने पूछा कि एक्स का है और मेरे को नहीं पता एक्स का, और मैं आपसे ये कहता हूं कि एक्स चांदपोड़ में है, ठीक, और एक्स चांदपोड़ में है, तो भी क्या हुआ, कपट हुआ, क्योंकि मेरे को इस बात का विश्वास नहीं था कि एक्स चांदपोड़। फिर भी मैंने आपको क्या सजेस्ट किया, अगर वो चांदपोड़ में है तो भी कपट। दोनों बातें समझ में आ गई कि एक तो आप जिसे सही नहीं मानते, या दूसरा आप उसके सही होने का विश्वास नहीं करते। यानी पहली चीज तो आप ये मानते हो कि ये गलत है। जैसे आपको पता है कि भाई एक्स विद्याधर नगर में, और आप सामने वाले को कहते हो कि एक्स चोमू में है, तो आपको पता है कि वो विद्याधर नगर में, आप गलत बता रहे हो कि वो चोमू में, तो फ्रॉड है। दूसरी चीज कि आपको पता ही नहीं कि एक्स कहाँ है, फिर भी आप ये कहते हो, आपको विश्वास नहीं है कि वो चांदपोड़ में है, और आप कहते हो कि वो चांदपोड़ में है। चाहे वो चांदपोड़ में हो, लेकिन आपको इस बात का विश्वास नहीं है, फिर भी आप ये सजेस्ट करते हो कि एक्स चांदपोड़ में है, तो आपने कहा। तो बातें समझ में आ गई। दूसरा, टीपी पढ़ी है आपने, टीपी में आता है सेल, मोरगेज, नहीं, लीज। जब आप पढ़ते हो तो इसमें सेलर की ड्यूटी, बायर की ड्यूटी, मोरगेजी की ड्यूटी, मोरगेजर की ड्यूटी, लीजी की ड्यूटी, लेसर की ड्यूटी आती है कि नहीं आती। तो यहां आप की वो ड्यूटी किसके द्वारा बताई गई है, बताई गई है बाय लॉ। यानी टीपी के द्वारा ये बताया गया है कि आपकी ये ड्यूटी है। जैसे सेल्स एंड गुड्स ये कहता है कि अगर आप कोई चीज को बताओ तो जिस क्वालिटी का बताए उसी क्वालिटी की चीज दो। अगर उससे भिन्न दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कपट कर रहे हो। मैंने आपको गेहूं दिखाया कि इस सैंपल के गेहूं, आपने देखा और यार बहुत बढ़िया है, भेज दो, ठीक, मैंने भिजवा दी क्या, गेहूं। अब मेरी ड्यूटी क्या थी, लेकिन मैं उसके अलावा भेज देता हूं तो आगे बात। यानी जहां आपकी लॉ के द्वारा कोई बताई हुई ड्यूटी है और उस बात को आप छिपा रहे हो बताने का, तो आप क्या कर रहे हो। जैसे मान लीजिए मेरे को आपने बाइक बेची और आपकी बाइक में ब्रेक नहीं है, तो आपकी ड्यूटी क्या है, और आपने कुछ नहीं होगा एकदम टकाटक, मैं ले गया, एक्सीलेटर तो मार दिया, अब मेरे को रोकना है, अब क्या से रोकू, नहीं, बस टूट गया, ये क्या हुआ। तो यानी जहां लॉ ने आपका कोई कर्तव्य बताया है और उस ड्यूटी को छिपा कर आपने कोई बात नहीं बताई, यानी किसी बात को बताने की आपकी ड्यूटी थी, आपने उसे क्या कर दिया, छिपा दिया, तो ये क्या है। तीसरा, तीसरा, आप भी अपने कैमरे ऑन कर लिया करो जब क्लास में बैठे ही हो, तो कैमरे को क्यों बंद कर रखा है, नहीं, कैमरा ऑन करके ही बैठ जाओ। नहीं, बंद करने से कोई ज्यादा हो रही है पढ़ाई, कि भाई कैमरा बंद रहेगा तो सीधा ज्ञान आता रहेगा।
जब क्लास ही अटेंड कर रहे हो तो कैमरा ऑन ही कर लो। हाँ, कहाँ थे? है ना? तीसरा, कि जहां आपने किसी से प्रॉमिस की और फर्स्ट डे ही आपका प्रॉमिस पूरा करने का इंटेंशन है ना? तो ये क्या हुआ? कपट। फर्स्ट डे आपका प्रॉमिस करने का इंटेंशन है पूरा करने का, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि, तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया कि भाई कोई आदमी ये कहता है कि किसी महिला से कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और इस भी आप पे वो आगे बढ़ता है। नहीं, तो कपट है ना? और उसका पहले दिन ही ये इंटेंशन था कि भाई मेरे को शादी नहीं करनी, तो ये क्या? कपट आता है। लेकिन आपसे कहा कि भाई शादी करूंगा, लेकिन बाद में वो अपने बीवी बच्चों से पूछता है कि भाई शादी कर लो था, बीवी बच्चों ने मना कर दिया, तो आगे बात। तो वो जैसे एक वो है कि लड़की लड़के से कहते हैं कि भाई शादी कर लो, वो कहा भाई मैं घर वालों को मना रहा हूँ। फिर वो कहा कब तक मनाओगे? वो कहा तुम्हारे घर में है कौन? वो कहा मेरी एक बीबी और दो बच्चे हैं, उनको मनाने के लग रहा हूँ। तो जिस दिन, यानी आप, मैं सपोज करो कि मैंने आपकी दुकान है और दुकान से कोई सामान खरीदना है। मैंने कहा कि भाई मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, ये हूँ, और आप मेरे को सामान उधार दे। अब मेरा इंटेंशन ये है कि भाई 1 तारीख को तनख्वाह आएगी तो मैं क्या करूंगा, 25 तारीख को मेरा ट्रांसफर हो गया, मैंने देखा आपकी दुकान बंद थी, मैं चला गया। तो मैंने क्या किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी जिस दिन मैंने प्रॉमिस किया था उस दिन मेरा उसको परफॉर्मेंस करने का इंटेंशन था, लेकिन बाद की परिस्थितियों के कारण मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मेरे को पता है कि आज से शुरू करूंगा, 25 तारीख को मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, और 25 को रात को अपन सामान डाल के चल लेंगे और ये बैठा रह जाएगा। जिस दिन मैंने वचन दिया उसी दिन मेरा परफॉर्मेंस करने का इंटेंशन नहीं है, तो फिर चौथा, कोई बात जिससे प्रवंचना की जा सकती है। चौथा, कोई बात जिससे प्रवंचना की जा सकती है, वो चीटिंग। यानी जिससे धोखा दिया जा सकता है वो बात कपट हो। और पांचवा, किसी बात को अगर विधि ने क्या बताया है, कपट बताया है, तो वो बात अब कपट होता है। चार पांच बात। पहला, कि भाई जो बात को आपको पता है गलत है या जिसका सही होने का आप विश्वास नहीं करते उसे सही के रूप में बताते हो, कपट। दूसरा, विधि के द्वारा कोई बात बताने की आपकी ड्यूटी थी, उसे आप सक्रिय रूप से छिपा लेते हो, कपट। प्रोमिस जिस दिन आपने किया है उसी दिन आपका परफॉर्मेंस करने का इंटेंशन नहीं है, कपट। चौथा, कोई बात जिससे डिसीव किया जा सकता है, प्रवंचना की जा सकती है, वो कपट। छठा, किसी बात को किसी विधि ने कपट घोषित कर दिया है, तो वो कपट। और कपट करने के आशय से कोई काम करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रूडेंटली। समझ गए? तो डी में किसकी डेफिनेशन दी हुई है? सॉरी, 29 में है ना, आठ तो वो ही गए थे। एफ का कितना आ गया? एफ का
एक आ गया, फिर उसके बाद में एफ के बाद में जी, जी का 3, जी की कितनी डेफिनेशन हो गई? 3, जी की डेफिनेशन कितनी हो गई? 3। 3 डेफिनेशन में जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है क्या? जेंडर। ठीक, देखो एक बात बताओ, ठीक, आईपीसी में जब भी आप पढ़ोगे और प्रोनाउन आएगा क्या? वह। प्रोनाउन क्या आएगा? वह। वह के लिए वर्ड यूज किया गया है, ठीक। आगे बात समझ, जैसे चोरी की डेफिनेशन पढ़ो, पनिशमेंट पढ़ो, कि जो कोई अपराध करेगा उसे क्या सजा दी जाएगी? 3 साल का कारावास, जुर्माना। तो जहां भी आप पढ़ोगे कि वह वर्ड के लिए प्रोनाउंस क्या यूज किया गया है, कि पूरी बीएनएस में कहीं पर भी सी वर्ड यूज नहीं किया गया। इसका मतलब कि लड़कियां तो अपराध करती ही नहीं। इसका मतलब कि लड़कियां तो अपराध करती ही नहीं। तो जितनी भी आप डेफिनेशन करोगे, है ना? इसलिए इन्होंने जेंडर डेफिनेशन दे दी, और इन्होंने कहा कि जहां कहीं पर भी बीएनएस में ही वर्ड है उसमें सी वर्ड भी क्या है? इंक्लूड। कि जहां पुल्लिंग वाचक शब्द है ही, वहां स्त्रीवाचक भी अर्थ लगा है। भाई हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, महिला को भी वही कहेंगे और पुरुष को भी वही कहेंगे। दिक्कत क्या है? इंग्लिश में तो वो कहता है कि हमने इसमें ही वर्ड यूज किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं वो अपराध नहीं कर सकती। तो ही में सी भी क्या है? इंक्लूड। देखिए, द प्रोनाउन ही and its derivatives are use of any person, whether male, female or transgender, है ना? तो ही, सी और ट्रांसजेंडर तीनों इसमें शामिल है। ट्रांसजेंडर कौन है? जिसके लिए ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना हुआ है, उसके 2K में जो डेफिनेशन दी हुई है वो क्या है? ट्रांसजेंडर। फिर उसके बाद में जी की पहली डेफिनेशन तो क्या हो गई? जेंडर। और उसके बाद दूसरी गुड फेथ। देखो, इन्होंने नेगेटिव डेफिनेशन दी है कि नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन। यानी कोई भी बात सम्यक सतर्कता और ध्यान से नहीं की गई या विश्वास की गई है ना, तब हम ये कहेंगे कि वो बात सत्व क्या नहीं की गई? सद्भावना पूर्वक नहीं की गई। Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention. फिर देखिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। 3 डेफिनेशन होगी जी की।
कौन कौन सी? जेंडर, गुड फेथ और गौर। फिर जी के बाद में क्या आएगा? एच। जी के बाद में क्या आएगा? एच। एच की कितनी डेफिनेशन है? एक। एच की डेफिनेशन कितनी है? एक। एच। देखो, हार्बर या संशय की जो डेफिनेशन दे रखी है, वो ये कल्पना करो कि कोई आदमी अपराध करके आपके घर आ गया और आपको इस बात की पता चल गई कि भाई साहब अपराध करके आए। भाई साहब क्या करके आए हैं? अब आपका इंटेंशन है कि उस भाई साहब को कैसे बचाएं। उसके लिए आप उसकी मदद करते हैं। कैसे करोगे? पहला अपने घर में रखोगे, खाना पीना दोगे, कपड़े लत्ते दोगे, जा रहा है तो पैसे टके दोगे, गोला बारूद दोगे, गाड़ी कड़ी गाड़ी ले जा भाई। ये जो सारे काम है वो हार्बर पे आते हैं, जिसके लिए आप सोच सकते हैं कि भाई मैं किसी अपराधी को दंड से बचाने के लिए क्या मदद कर सकता हूं। वो आर देखिए, हार्बर्स इंक्लूड सप्लाइंग एनी पर्स सप्लाइंग ए पर्सन विथ शेल्टर, यानी घर में रखा, भोजन दिया, ड्रिंक, नहीं ड्रिंक का मतलब पानी, बाकी कोई सी भी ड्रिंक दे सकते हो। फिर उसके बाद में मनी दी, क्लोथ्स दिए, आर्म्स एम्युनिशन, मीन्स ऑफ कन्वेंस और द असिस्टिंग ए पर्सन बाय एनी मीन्स, है ना, वेदर ऑफ सेम काइंड एज दो enumerated in this clause or not to avoid apprehension। किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, वाहन के साधन, किन्हीं साधनों में चाहे वह उसी प्रकार का हो या नहीं, जिस प्रकार के खंड में प्रगणित है, पकड़े जाने से बचने के लिए किसी व्यक्ति की क्या करना? शायद। ठीक। फिर एच के बाद में आता है क्या? आई। एच के बाद में आता है आई। और आई की दो डेफिनेशन। पहली, इंजरी। पहली कौन सी है? इंजरी। ठीक। दूसरी, इलीगल। ठीक। इंजरी क्या होता है? भाई आपने मकान बना लिया, जेडी वालों ने पाया कि इलीगल है और जेडी वाले बुलडोजर चला करके तोड़ गए, क्या ये आपको इंजरी हुई? ये संपत्ति तो टूटी है, लेकिन जो संपत्ति को नुकसान हुआ वो इलीगल मीन से हुआ क्या? अवैध तरीके से हुआ क्या? नहीं समझे? आपने मकान बनाया, बढ़िया मकान बनाओ, मेरे को पसंद नहीं है कि आपने क्यों मकान बनाया, और मैं गया आपकी जमीन पे, बुलडोजर लाया और आपके मकान को तोड़ दिया। तो मैंने जो आपको मकान तोड़ा, वो लीगली तोड़ा या इलीगली तोड़ा? तो ये इंजरी है। जेडी वालों को शिकायत की कि साहब बढ़िया मकान बना है, इतना बढ़िया नहीं होना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा बाहर आ रहा है, जेडी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं, तो उसको थोड़ा सा फिट करके आओ।
जेडीए वाले आए, आपके मकान को तोड़ दिया। अब जब लीगली आपको क्या किया गया है, नुकसान कारित किया गया है, तब क्षति नहीं होती, क्योंकि आप रेमेडी ले ही नहीं सकते। आगे बात समझ में, रेमेडी कब लोगे? मैं आपको जाते वक्त इस कमरे में बंद करके चला गया, तो मैंने आपको शारीरिक रूप से क्षतिकारित किया कि नहीं किया? क्या मेरे को राइट था? पुलिस वालों ने आपको किसी अपराध में बंद कर दिया तो आगे बात सब। तो लीगली आप किसी बात को इलीगल तरीके से करके किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, धन, संपत्ति या ख्याति संबंधी को नुकसान पहुंचाते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंजरी। देखिए, मीन्स एनी हार्म वाट एवर इलीगली को, समझ गए? अगर ये हार्म कैसे किया गया है, लीगली किया गया है, तो टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, चार चीजों की इंजरी होती है। और कैसे? इलीगली कॉस्ट, कि जो कोई क्षति से कोई अपन या विपरीत है, जो व्यक्ति को शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को किससे की जाती है? अवैध रूप से। अगर कोई क्षति, हार्म लीगली की जा रही है, वो क्षति नहीं होती। इलीगली कॉज्ड, तो वो क्षति। समझे? सेक्शन 240। फिर उसके बाद में, इंजरी के बाद में, इलीगल, है ना, अवैध, और लीगली बाउंड टू। ठीक। तो अवैध के लिए इन्होंने कहा कि तीन बातें अवैध होती है इलीगल वर्ड में। पहला, ऑफेंस। पहला इलीगल क्या है? ऑफेंस। ठीक। दूसरा, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। विच इज प्रोहिबिटेड बाय। और तीसरा, जो सिविल कार्रवाई का आधार, विच फर्निसेस which furnishes ground for a civil proceeding या सिविल एक्शन। ये तीन बातें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इलीगल, या तो अपराध जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या सिविल कार्रवाई का आधार उत्पन्न करता है, वो क्या है? इलीगल। अब एक बात बताओ, मैं ईपीपी हूं, मेरी ड्यूटी क्या है? भाई, कोर्ट में कोई भी प्रोसिक्यूशन का विटनेस आता है, कंप्लेनेंट आता है, तो मेरी उसको असिस्ट करना,
उसकी तरफ से मामले में पैरवी करना, बयान करवाने हो तो मैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना, ये मेरी ड्यूटी। अब आप कोर्ट में गवाह के रूप में आपको बुलाया, ठीक, मैं कोर्ट में नहीं गया, कोर्ट के बाहर बैठा हूं और एक और बिठा रखा हूं ललित जी को मेरे साथ, और बाहर बरामदे में बैठे बैठे ताश खेल रहे। आपने आए और मेरे से पूछा कि पीपी साहब कौन है, तो मैंने कहा साहब मैं यूं बताओ। वो कहा सर मैं यहाँ बयान कराने आया हूँ। तो मैंने कहा यार थोड़ी देर बैठ, अभी अपनी बाजी चल रही है, फिर अपन बयान कराएंगे। अगर बाजी आज पूरी हो गई तो आज, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। आप क्या कहोगे? सर दिस इज इलीगल, दिस इज, यानी मैं विधि द्वारा कोई बात करने के लिए बाउंड हूं और मैं उस काम को नहीं कर रहा, दिस इज इलीगल। तो दो डेफिनेशन दे रखी, पहली इलीगल और दूसरी डेफिनेशन लीगली बाउंड टू डू। समझ गए? The word illegal is applicable to everything which is an offense, which is prohibited by law, which is furnishes ground for civil action. A person is said to be legally bound to do whatever it is legally in him to omit. अगर मैं उसकी पालना नहीं कर रहा हूं, लोभ कर रहा हूं उस काम को करने में, तो वो क्या है? अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू होता है जो अपराध है, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, सिविल कार्रवाई का आधार उत्पन्न करती है। जो उस व्यक्ति को उस बात को करने के लिए वैध रूप से अवैध है, जिसका लोभ करना उसके लिए क्या है? अवैध। आगे बात समझ? यानी विधि के द्वारा मेरी कोई ड्यूटी है, उस ड्यूटी को मैं परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि लोभ कर रहा हूं, तो वो क्या है? नहीं, जैसे आप थाने गए, आपने कहा एफआईआर रजिस्टर्ड करो, कर नहीं करा, दिस इज इलीगल, कहते हो नहीं? तो थानेदार जी आप जो कर रहे हो वो इलीगल है। क्यों? कि उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड करने की ड्यूटी थी, उसने मना किया, इसलिए इलीगल है। तो इलीगल में चार चीजें आती, प्राइमा फेशी ऑफेंस, विच प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और तीसरा विच फर्निशेस ग्राउंड ऑफ सिविल एक्शन, और चौथा कि जहां पर आपकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी, ड्यूटी कैसे होनी चाहिए? कैसे? बाउंड बाय लॉ, नहीं, लीगली बाउंड टू डू बाय लॉ। और फिर अगर मैं वो नहीं कर रहा और उसका ओमिशन कर रहा हूं तो वो भी क्या है? आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर, मरीज इधर बीमार हो रहा है इमरजेंसी में, और डॉक्टर कह रहा है कि क्या चाय बनवा लो यार बढ़िया से, थक गए आज। और वो कहा साहब ये मरने वाला, वो क्या रोज ही मर रहे हैं यार भाई? नहीं, ये कोई नया थोड़ी मरेगा। तो वहां आप क्या कहोगे कि डॉक्टर साहब दिस इज इलीगल। तो जहां जिसकी ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, दिस इज इलीगल। फिर उसके बाद में कितना हो गया? ई पे कितनी डेफिनेशन हो गई? इंजरी और इलीगल। और फिर, है ना, ई एफ जी एच आई, आई के बाद में जे पर कितनी डेफिनेशन है? ई। कौन सी? कोड क्या था? तो कोर्ट या तो सिंगल होता है या बॉडी ऑफ जजेज होता है।
और जब जुडिशियल वर्क कर रहा होता है तब वो कोर्ट होता है, और उसका जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जज। जज का मतलब means a person who is officially designed as a judge include a person। ठीक, कोई व्यक्ति जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में भी है, इसके अंतर्गत वो व्यक्ति भी आता है। पहले क्या था, तो आईपीसी में डेफिनेशन दे रखी थी, उसमें ये दे रखा था कि भाई कोई जज है, मजिस्ट्रेट है, उसके पास कोई मामला गया 302 का, तो वो क्या करेगा? कमिट करेगा। वो कहता है जहां कोई जज किसी मामले को कमिट कर रहा है वहां वो जज नहीं होता। उसको तो हटा दिया एक्सप्लेनेशन को, और अब केवल दो एक्सप्लेनेशन छोड़े कि जहां किसी मामले के अंतर्गत अपील नहीं होती या किसी संपुष्टि के कारण मामला क्या हो जाता है? अंतिम हो जाता है, वहां वो क्या है? जज। उसके द्वारा किया गया ऑर्डर क्या होगा? जज। और उस निकाय के व्यक्तियों में से यानी बेंच का एक सदस्य है जिसने क्या किया है? जजमेंट किया है, तो वो क्या है? जज। Judge means a person who is officially designed as a judge and includes a person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment, a judgment which, if not appealed against, would be definite, or a judgment which is confirmed by some other authority would is definite, or who is one of the body of the person, which body person is empowered by law give such judgments। किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास के दंड देने की शक्ति प्राप्त है, उस चाहे उसकी अपील होती हो नहीं होती हो, वो क्या है? ए मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन इन respect of a charge on which he is power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। फिर जज के बाद में ABCDFGH जे के बाद में जे के बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी? के पर कितनी है? 0। के की डेफिनेशन कितनी है? 0। के पर डेफिनेशन कितनी है? 0। फिर के बाद में आता है एल, और एल पे डेफिनेशन है 2। एल पे डेफिनेशन कौन सी है? तो एक तो गई लाइफ और दूसरी लोकल। लाइफ का मतलब ह्यूमन लाइफ, किसकी? डेथ का मतलब डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, और लाइफ का मतलब लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग मीन्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्ररी appears from the context। और लोकल लॉ मीन्स लॉ एप्लीकेबल ओनली पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। फिर एल के बाद में एम, और एम पे कितनी डेफिनेशन है? 3। फिर आता है एम। एम पे कितनी डेफिनेशन है? पहला कौन सा? एम ए मैन। मंथ मैन का मतलब कोई भी उम्र का पुरुष। ठीक, फिर उसके बाद में मंथ और ईयर। दूसरी डेफिनेशन क्या है? अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 4 साल की सजा हुई, कौन सा कैलेंडर लगेगा?
ग्रेगोरियन अंग्रेजी कैलेंडर लगेगा, अपने वाला लागू कर दे तो। जैसे मान लो अधिमास आ गया, वो कहा साहब इस साल तो अधिमास है, नहीं, पूनम 2 गई, 2 दिन बढ़ गए, आज पूनम और 14 से 1 हो गई, तो 1 दिन घट गया, तो शॉर्ट ही नहीं है ना हमारे कैलेंडर में। वहां 365 दिन का मतलब, इसलिए हम उस कैलेंडर को फॉलो करते हैं ईयर और मंथ के। कि जहां कहीं मास और वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया वहां ये समझा जाएगा मास या वर्ष की गणना किससे की जाएगी, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी चाहिए। फिर आता है कौन सा, include property of every description except land thing attached of the earth and permanently furnished to anything which is attached to earth। नेगेटिव डेफिनेशन दी है, भैया जमीन है, जमीन में दीवारें घुसी हुई है और इन दीवारों से ये खिड़कियां पंखे वगैरह ये सब अटैच है, ये सारी की सारी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको छोड़कर बाकी सारी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी includes property every description except land thing attached to earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कौन सा, एन के बाद में एम, एम के बाद में एन। एन पे कितनी डेफिनेशन है, एक। एन पे कितनी डेफिनेशन है, एक। कौन सी, ना। अब देखो क्या वर्ड दे रखा, वो एवर, जो कोई, तो अपराध को अकेला आदमी कर रहा है, अकेला ही कर सकता है क्या, 2 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जहां पर भी सिंगुलर वर्ड है इसका मतलब, और जहां प्लूरल है वहां वो अपराध सिंगल भी कर सकता है। Unless the contrary appears for the context, word importing the singular number includes the plural number, word importing plural number includes the singular number। ठीक। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, ओथ, शपथ। शपथ कहां ली जाती है, लोक सेवक के समक्ष, न्यायालय में नहीं, या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जा सकती है। क्या, सोलेमन एफ्रीमेशन, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा। शपथ का मतलब क्या होता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, जो या तो लोकसभा के लिए हो या न्यायालय में की है या जहां उसे सबूत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, वो शपथ है। समझ, इंक्लूड सोलेमन एफ्रीमेशन substitute by law for an oath, any declaration required or authorized by law to be made before a public servant to be used for the purpose of proof whether in court or no। फिर उसके बाद में ओ पे दूसरी डेफिनेशन कौन सी है, ऑफेंस, और तीसरी ओमिशन। अपराध को बाद में देखेंगे जब अपन बीएनएस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। और लोभ में वही है कि जहां पर भी ओमिशन वर्ड है
वहां सिंगल ओमिशन भी हो सकता है और सीरीज ऑफ ओमिशंस भी हो सकता है। हमारी कितनी डेफिनेशन हो गई? सबसे पहले ए, कितनी? एक्ट और एनी, यानी टू फर्स्ट टू सेकंड। बी पे कितनी डेफिनेशन हो गई? फिर उसके बाद में सी। सी पे कौन सी डेफिनेशन आई? भाई पहली डेफिनेशन आई चाइल्ड, टू, थ्री। फिर दूसरी काउंटर, फिर फिर दो, ठीक। फिर उसके बाद में डी पर तीन डेफिनेशन आई। कौन कौन सी? पहली डेथ, दूसरी टू सेवन और प्रोक्यूबेंस। ठीक। फिर उसके बाद में ई पर कोई डेफिनेशन। फिर एफ पर एक, कौन सी? जल्दी शुरू, प्रूडेंटली, टू, नहीं। फिर एफ के बाद में कितने डेफिनेशन? कौन कौन सी? जेंडर, गुड फेथ, टू, और गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में एच। एच पर हार्बर। एच पे कौन सी डेफिनेशन है? हार्बर, टू, आई। आई पे पहला, पहले इंजरी है ना, तो 14 और इलीगल, तो फिर जे के बाद में कुछ नहीं, छोड़िए, छोड़िए, जे जे, जे में जज। कितनी डेफिनेशन है? एक। जे के बाद में के पर कितनी है? एन पे, सॉरी एल, लाइफ और दो अट्ठा। फिर उसके बाद में एल के बाद में एम पे मैन, टू। फिर उसके बाद में मंथ और ईयर, टू। फिर उसके बाद एम पे कितनी डेफिनेशन आ गई? दो। एम के बाद में है, सॉरी, एक और है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी, 211, 220। फिर उसके बाद तीन हो गई है। फिर उसके बाद एन।
एन पे नंबर 2, फिर ओ पर कौन कौन सी, ओथ, ऑफेंस और 223, 224, 220। सही है। डेफिनेशन कैसे याद कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल। भाई आप बार बार याद करोगे तो ये सारे याद हो जाएंगे कि ए का 1 है, बी का 2 है, 3 है, फिर उनके आगे जोड़ते रहो। है भाई अब याद करने पड़ेंगे, पहले तो सेक्शंस याद थे लेकिन अब वो तो काम के नहीं रहे, अब काम के ये हो गए, है ना। तो अब हमें इसे अल्फाबेटिकल सीरीज बना करके 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाए। फिर उसके बाद में कौन सा आ गया, पी। इसको अपन कल करेंगे, है ना। पी से अपन कल करेंगे तो कल सारे डेफिनेशन हमारी कंप्लीट भी हो जाएगी और एक बार रिवीजन भी हो जाएगी। 5 मिनट बाद में